नमस्कार। आज का शीर्षक कविता लेखन। कविता का जन्म वाचिक परंपरा से हुआ, यानी कविता मौखिक रूप से सुनाई और सुनी जाती थी, किंतु आज यह हमारे बीच लिखित रूप में मौजूद है। कविता के संबंध में एक प्रमुख कथन है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से अनजान, वही होगी कविता अनजान। यानी काव्य का जन्म एक घनी भूत मानव संवेदना से हुआ है। कविता का मुख्य उद्देश्य रस की अनुभूति कराना माना गया है। अगर हम कविता की संरचना के आधार पर इसे परिभाषित करना चाहें तो वह रचना जिसमें गति, यति, लय, ताल, तुक, छंद आदि का ध्यान रखा जाता है और जो हमें रसानुभूति कराती है उसे कविता कहते हैं। कविता का संबंध संवेदना और राग तत्व से होता है। कविता लेखन के संबंध में दो मत या विचार प्रचलित हैं। प्रथम मत के अनुसार कविता लेखन का जो गुण है, कविता लेखन की जो प्रतिभा है, यह ईश्वर प्रदत्त होती है और कविता लेखन किसी को सिखाया या बताया नहीं जा सकता। कविता लेखन के संबंध में द्वितीय मत ये कहता है कि नहीं साहब, जिस तरह से चित्रकला, संगीत और अन्य कलाएं सिखाई जा सकती हैं, प्रशिक्षित किया जा सकता है किसी व्यक्ति को इनमें, उसी तरह से कविता लेखन का भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है। सच तो यह है कि कविता के तत्व और कविता लेखन की बारीकियों को सीखकर यदि कोई व्यक्ति कवि न बन पाए तो भी एक सहृदय मर्मज्ञ पाठक या श्रोता या कविता को अधिक संवेदना से महसूस करने वाला व्यक्ति अवश्य बन सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अन्य कलाओं की तरह कविता का लेखन सिखाया क्यों नहीं जा सकता। तो इसके संबंध में यह मान्यता है कि जिस तरह से अन्य कलाएं जैसे चित्रकला में रंग, तूलिका या ब्रश, कैनवास आदि बाह्य उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है, संगीत में विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों की स्वर, लय, ताल आदि की आवश्यकता पड़ती है, उस तरह से कविता के लिए किसी बाह्य उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब कविता के उपकरण या कविता के जो तत्व हैं, इन पर चर्चा की जाए तो कविता का सबसे पहला उपकरण शब्द। कविता एक खेल है शब्दों के बहाने, यानी कवि शब्दों के संयोजन से कविता तैयार करता है और शब्दों का किस प्रकार विन्यास किया जाए, कैसा संयोजन किया जाए कि उनसे नए नए और अद्भुत अर्थ का उद्घाटन हो, यह कवि की विशेषता होती है। यानी कविता लेखन करने या सीखने से पहले हमें शब्दों का ज्ञान, शब्दों का प्रयोग और शब्दों से खेलना सीखना होगा। कविता लेखन का दूसरा उपकरण बिंब और छंद है। बिंब का संबंध इंद्रिय अनुभव से होता है। ये अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, श्रवण बिंब आदि। जब कोई कवि स्मृति के आधार पर एक ऐसा शब्द चित्र रचता है अपनी कविता में
कि वह इंद्रियों द्वारा ग्राह्य हो जाता है। मतलब कविता में किसी वस्तु या घटना का वर्णन इस प्रकार होता है कि वो हम अपनी इंद्रियों से उसे महसूस करने लग जाते हैं। तो इस संयोजन को, इस व्यवस्था को बिंब विधान कहते हैं। बिंब और छंद को कविता की आंतरिक लय भी कहा जाता है। वर्णों और मात्राओं का अनुशासन इस प्रकार से हो कि कविता में एक लय, गीतात्मकता, एक संगीत का सृजन हो, यह कार्य छंद के द्वारा किया जाता है। छंद का अर्थ बंधन होता है। कविता को शब्दों, वर्णों, मात्राओं के बंधन में इस प्रकार बांधा जाए कि उससे एक अद्भुत लय की सृष्टि हो। यह काम छंद का होता है। वर्णों और मात्राओं के आधार पर छंद वार्णिक और मात्रिक दो तरह के होते हैं। आजकल की आधुनिक कविता मुक्त छंद में लिखी जाती है, किंतु मुक्त छंद में भी एक लय होती है। वह लय आंतरिक होती है और उसमें भी शब्दों का अनुशासन न होकर अर्थ की लय अवश्य पाई जाती है। तो यह कविता के प्रमुख उपकरण हुए। सारांश रूप में हम यह कह सकते हैं कि कविता भाषा में होती है, इसलिए कविता रचने के लिए एक कवि को भाषा का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा शब्दों से बनती है। शब्दों के विन्यास को ही वाक्य कहते हैं। एक कवि के लिए यह आवश्यक है कि वह शब्दों का इस प्रकार संयोजन करे कि वाक्य दुरूह या समझने में कठिन न होते हुए भी एक नए और अद्भुत अर्थ की सृष्टि करें। कवि को छंद की जानकारी होनी ज़रूरी है। छंदबद्ध कविता में गेयता या गाए जाने का, संगीत का गुण होता है, जिससे कविता आसानी से याद हो जाती है और दीर्घजीवी भी होती है। कविता किस समय विशेष में लिखी गई, उस समय की परिस्थितियों का ज्ञान होना भी ज़रूरी है कविता को समझने के लिए। कविता रचना करने के लिए कवि को कम से कम शब्दों में अपनी बात कहने का तरीका मालूम होना चाहिए। कभी कभी कवि शब्दों के बीच कोई अंतराल छोड़ देता है, कुछ बातें अनकही भी छोड़ देता है, जिसे पाठक अपनी कल्पना से अपने रंग भरकर उसका अर्थ समझता है। तो कविता में जो कहा जाता है वह तो महत्वपूर्ण होता ही है, जो अनकही बातें होती हैं वह भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। एक कवि के लिए नए विषयों को पहचानने और प्रस्तुत करने का तथा सामान्य विषयों में कुछ नया देखने का गुण अवश्य होना चाहिए। भारतीय काव्यशास्त्र में इस गुण को ही काव्य निर्मात्री प्रतिभा कहा गया है। यह प्रतिभा प्रकृति प्रदत्त यानी बाय बर्थ एक कवि के अंदर होती है और इसे प्रयास करके पैदा नहीं किया जा सकता। हाँ, किंतु निरंतर अभ्यास के द्वारा और परिश्रम के द्वारा इसे विकसित अवश्य किया जा सकता है। तो आज हमने जाना कि कविता लेखन किस प्रकार से किया जाता है, कविता लेखन के लिए कौन कौन सी बातें जानना या सीखना ज़रूरी है, कविता के प्रमुख तत्व क्या होते हैं, कविता की परिभाषा हमने जानी। तो आशा है कि काव्य लेखन के संबंध में जो अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक का एक अंश है आपके सिलेबस में है, आप काफ़ी कुछ इस आज के पाठ के द्वारा
जान चुके होंगे। आज के लिए इतना ही। कल एक नए शीर्षक, एक नए पाठ के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।